हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो गेट का पेपर होगा वो काफ़ी अच्छा गया होगा। काफ़ी बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे और काफ़ी बच्चों को अच्छी जगह पोजीशन मिल जाएगी, लाइक आईआईटीज में जाएंगे, कई बच्चों को मिल जाएंगे। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि नहीं यार सर, हमें एक बार फिर से मौका मिले और एक बार हम फिर से इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को बहुत अच्छी रैंक से निकालें। तो उन सभी बच्चों के लिए ये पर्टिकुलर सेशन है। और साथ ही साथ जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने छोटी छोटी गलतियां करी होंगी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने एग्ज़ाम के अंदर भी कई सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां करी हों, जिसके कारण उनके जो मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं लैक हो गए हों, जो उनके आने थे वो उससे कम आए हैं, है ना, एक्सपेक्टेड से कम आए हैं, या उनका जो परफॉर्मेंस एक्चुअल में होना था वो दे नहीं पाए एक्चुअली। तो बच्चों, ये गलती वापस से ना हो और दोबारा ना हो, इसलिए ये पर्टिकुलर सेशन को मैंने प्लान किया, ताकि आप लोगों को एक पूरा का पूरा एक साल का रोड मैप या एक साल का पूरा डायरेक्शन मिल जाए, और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको एक्चुअली में करना क्या चाहिए वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। तो काफ़ी बच्चों को ये चीज़ समझ में भी आएगी कि उनके ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी में क्या गलती हुई और कैसे हम सुधार कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर सेशन उन बच्चों के लिए भी होगा जो बच्चे एकदम न्यूली फ्रेश ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, और इस एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर से क्रैक करना चाहते हैं। तो उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि भाई, हमें ये गलतियां नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो वी हैव सफिशिएंट टाइम फॉर अवर प्रिपरेशन, फॉर अवर रिवीजन, फॉर अवर प्रैक्टिस, फॉर अवर टेस्ट, है ना। तो ये सारी बातें आपको इन सेशन पे या इस पर्टिकुलर सेशन में समझ में आ जाएगी। चलो बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं और जल्दी से हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। एक बात और बोल देता हूँ यार, है ना। देखो यार, आपके पास एक साल है लगभग, है ना। इस पर्टिकुलर एक साल के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम को फोड़ के यहाँ पे पहुंचना है ना। तो बात यह है कि यार, अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन को सिर्फ आधा घंटा दे देंगे तो ये जर्नी आपकी आसान बन। तो बस इतनी सी एक बात और मुझे बोलनी थी कि कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं ना बच्चों, ये आपको कहीं ना कहीं एक बड़े इनपुट दे के जाता है, क्योंकि ये सालों का एक्सपीरियंस होता है, सालों का नॉलेज होता है। जो गलतियां अगर आप ना करें तो आपका काफी कुछ टाइम बच जाएगा, है ना। तो इसलिए ये पर्टिकुलर सेशंस आप लोगों के लिए हम लोग बनाते हैं। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले बात होती है कि सर, मुझे अपने आप को जीरो से लेके एक टॉपर पे पहुंचना है, या एक 30 मार्क्स, 40 मार्क्स या 20 मार्क्स से टॉपर पे पहुंचना है ना। ये तो वो जो लिखा है बच्चों, जस्ट नंबर है। हमें बात समझनी है कि हमें एक्चुअली में सक्सेसफुल होना है, हमारी एग्जाम में हमें बहुत अच्छा आउटकम लेके आना है, ताकि हमें कुछ चीज मिल सके जो हमें चाहिए, लाइक पीएसयूज की जॉब मिल सके, आईआईटीज के अंदर प्लेसमेंट मिल सके, आईआईटी के अंदर मास्टर्स करने के बाद बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल सके, राइट। या हम कोई एक बड़ी एग्जाम निकाल सके, तो ताकि आपको एक प्रिपरेशन समझ में आएगी कि कैसे होना चाहिए, है ना, और क्या क्या रिसोर्सेज होना चाहिए। तो एक सिंपल सा पहले प्लान को समझ लेते हैं बच्चों, कि हमारे इस पर्टिकुलर जर्नी के अंदर हमें किन किन चीजों से गुजरना चाहिए, और हम क्या चीज मिस कर देते हैं, और किस चीज पे हम कम फोकस करते हैं, जिसके कारण हमारा जो प्रिपरेशन है वो ओवरऑल खराब हो जाता है ना। बट ये सारी चीजें इंक्लूड होना चाहिए। अब आते हैं, हम एक एक करके बात करेंगे इनके डिटेल में भी, बट एक सिंपल सा प्लान समझ लेते हैं। सिंपल सा प्लान क्या है, सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है कि सर, मेरा एक्चुअली में टारगेट क्या होना चाहिए एग्जाम में, यानी जब मैं गेट अगले ईयर का दूंगा, 2026 का मैं दूंगा, तो मेरा टारगेट एक्चुअली में होना क्या चाहिए, है ना। कितने स्कोर के लिए मैं अचीव करने की कोशिश करूं, और जो अचीवेबल है, ऐसा ना हो कि भाई मैं सोचूं 100 ही लेके आना है, तो 100 इट्स वेरी टिपिकल, मतलब लाइक, मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि 100 में 100 आ जाए। बट हाँ, यू कैन बी अ टॉपर, राइट। लाइक 90 प्लस मार्क्स आप ला सकते हो, 85 प्लस मार्क्स आप ला सकते हो। सो वी शुड नो व्हाट शुड बी अवर टारगेट, और उस टारगेट के बेसिस पे हमें ये भी समझ में आए कि हम कहाँ पर राय करेंगे इन टर्म्स ऑफ रैंक, और हम किस किस चीज की अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते। तो हमें सबसे पहली चीज टारगेट को समझना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास कंटेंट या सिलेबस है कैसा, कि हम क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए, क्या हमारा सिलेबस है, क्या हमारे रिसोर्सेज है, और इनकी टाइमलाइन क्या हो सकती है, कितने कितने टाइम में क्या क्या सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं, क्या वेटेज आता है। तो ये सारी बातें मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों बात करूंगा।
तीसरा जो पॉइंट है दैट इज बेसिकली प्रैक्टिस, अनदर कंपोनेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। और काफी बच्चे इस चीज से मात खा जाते हैं, उनकी लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण जब वो डायरेक्टली एग्जाम में पहुंचते हैं, है ना। क्योंकि होता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते ही रह जाते हैं, मतलब आखिरी तक सिर्फ सिलेबस ही चल रहा है, उनका सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं, और वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, या वो उससे कम ही अचीव कर पाएंगे जो वो चाहते थे। तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा आउटकम अच्छा नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये एक और कंपोनेंट है जिसको हमें सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा और काफी कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब जाके हमारी ये जो कंटेंट हमने पढ़ा है उस पे एग्जीक्यूशन होगा, उस पे एप्लीकेशन होगी और हमारा रिजल्ट कुछ अच्छा बन के निकल के। जो चौथा कंपोनेंट है इसे भी इग्नोर नहीं करा जा सकता। जैसे मैंने आपको बोला बच्चों, काफी बच्चे कंटेंट को तो कवर कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रैक्टिस कर पाते हैं, कुछ पीवाईक्यूज लगा पाते हैं, बट वो रिवीजन का टाइम नहीं दे पाते, है ना। तो ये भी एक ऐसा कंपोनेंट है दैट यू हैव टू प्लान। अब इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि रिवीजन भी कैसे, कितने टाइम में करा जा सकता है, क्या क्या पॉसिबल है। मैं सारी बातें यहाँ पे जो रखूंगा बच्चों, या टाइमलाइन जो रखूंगा दैट शुड बी, है ना। ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जो इमेजनरी बात होगी, और मैं एकदम सिंपल आपको बताऊंगा, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत रही है कि यार जो भी बताओ दैट शुड बी प्रैक्टिकल और अचीव, है ना। अदरवाइज हाइपोथेटिकल कंडीशंस तो बहुत सारी बनाई जा सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं बच्चों जो रिवीजन तक तो पहुंच पाते हैं, बट आप अपने सीनियर से पता करना या आपके कलीग से पता करना, उनके मॉक टेस्ट वो काफी कुछ नहीं दे पाते, या कुछ टेस्ट देते हैं उसके बाद उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो टेस्ट देना छोड़ देते हैं। या कई लोग होता है जो गेट देना ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार नहीं आ पाएगा हम लोगों से, है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है, उसका रीजन समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा बच्चों कि ये सारे कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ ये मॉक टेस्ट भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है ना। अगर इसको नहीं देंगे तो हम एक्चुअल एनवायरनमेंट गेट का नहीं समझ पाएंगे, पैटर्न नहीं समझ पाएंगे, और जो हमारा फियर है ना वो उसे ओवरकम कभी नहीं कर पाएंगे। यार एक बात सोचो, मैं सिर्फ ये समझ के चले जाऊं कि क्रिकेट में शॉट कैसे लगाते हैं और समझ लूं कि बॉल कैसे आती है और डायरेक्टली मेन मैच खेलने चले जाऊं, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, सिंपल सी बात है। तो वही बात यहाँ पर भी हो गई बच्चों की, अगर बिना प्रैक्टिस, बिना रिवीजन और बिना मॉक टेस्ट के, है ना, अगर हम पहुंच जाए तो हम परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे और हमेशा हमारे दिमाग में एक फियर बना रहेगा, है ना। इसलिए बच्चों हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी डिटेल में समझना पड़ेगा। और इसी के साथ जब ये सारी चीजें हम समझेंगे बच्चों, उसके बाद हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमें क्या चीज एनालाइज करना चाहिए और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कंपोनेंट है, मैक्सिमम बच्चा जो होता है वो ये कंपोनेंट छोड़ देता है। वो ये सोचता है कि मैंने टेस्ट दिया, मेरे रिजल्ट में 40 मार्क्स आए, 50 मार्क आए, 30 मार्क आए, ओके, अगला टेस्ट दूंगा, बढ़ा के निकालना है मुझे, बस वही सोच लेता है, बट वो कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज कर दी, उसने अपने आप को एनालाइज नहीं करा। उसने अपने आप को जब एनालाइज नहीं करा तो उसे उसकी मिस्टेक्स नहीं पता, और जब मिस्टेक्स नहीं पता तो वो अपने आप को इंप्रूव कैसे करेगा यार, है ना। आप बस एक दिमाग में थॉट बना लो कि अभी 30 आए और मैं 50 ले आऊंगा, तो हाउ इट इज पॉसिबल, जब तक कि आप अपने आप को ये ना समझो कि गलती कहाँ हुई है ना। तो इसलिए ये कंपोनेंट कभी भी अपनी प्रिपरेशन में छोड़ना नहीं। ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो काफी बच्चे छोड़ देते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि जो बच्चे काफी कम मार्क्स लाते हैं तो उनके काफी कुछ चीजें यहाँ से छूटना चालू हो जाती है ना। तो इसलिए बच्चों मैं आपको आज एक प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा यहाँ पे, सारी चीज़ों के ऊपर, सारी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं, और हम समझेंगे कि कैसे हर एक कंपोनेंट को अचीव करना चाहिए, हर एक कंपोनेंट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है या क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम टारगेट पे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बोल देता हूँ, इसके साथ है ना एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा बच्चों, इन सभी चीज़ को अचीव करने का कोई ना कोई टाइमलाइन तो है। तो हम लास्ट में एक चीज और डिस्कस करेंगे, दैट इज बेसिकली टाइमलाइन, है ना, कि भाई क्या हम इस ड्यूरेशन के साथ अचीव कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों सबसे पहले हम टारगेट पे बात कर लेते हैं। जैसे कि गेट 2024 का जो डेटा था, जो मैं एक बार और पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, बट जस्ट फॉर न्यू कमर्स और कुछ बच्चे वापस से, जिन्हें एक बार वापस से टारगेट को याद दिला दूं, क्योंकि जब तक कि लक्ष्य को बार बार ध्यान ना दिलाया जाए तो आपको ये ध्यान नहीं रहता कि आपको अचीव क्या करना है ना। तो लक्ष्य को बार बार देखना ही पड़ेगा आपको।
तो बात यह है कि बच्चों हम जानते हैं जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स यूजुअली 28 से 30 मार्क के बीच में रहते हैं, और ये 2024 का जो डेटा पब्लिश हुआ था बच्चों, है ना, वो डेटा हमारे पास अवेलेबल है और उसी के बेसिस पे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये वाला डेटा जो। तो अगर हम देखें बच्चों, अगर हम सिर्फ 50 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो हम टॉप 2000 बच्चों में आ जाते हैं, जहाँ पे आपको एनआईटीज अच्छी मिल जाएंगी। एनआईटीज के अंदर ब्रांचेस सिग्निफिकेंट, मतलब एक मॉडरेट ब्रांच मिल सकती है बच्चों आपको, है ना, बट यहाँ पे पीएसयूज और आईआईटी के ड्रीम्स थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ये एक बहुत 50% मार्क्स की बात है कि अगर गेट में 100 मार्क का पेपर है तो मुझे 50 मार्क लाने हैं, तो 50 प्लस मार्क ले आया तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा। बट मेरा ड्रीम यहाँ पे नहीं है। मेरा ड्रीम कहाँ पर है? मेरा ड्रीम है सर पीएसयूज को लाना, और आईआईटीज के अंदर भी अगर जाऊं तो मैं टॉप ब्रांचेस को सिलेक्ट करूं और मैं मेरी मर्जी से उन ब्रांचेस को लूं और अपना प्लेसमेंट लूं और अपनी मास्टर्स करूं, है ना। तो यहाँ पे बच्चों आपको कहीं ना कहीं मिनिमम 70 प्लस मार्क्स को अचीव करना ही पड़ेगा। अगर 70 प्लस मार्क्स आप अचीव करते हो देन यू कैन बी अ टॉप 200 स्टूडेंट, है ना। इसके अंदर आप आ सकते हो एज पर 2024 डेटा जो रिलीज हुआ था उनके द्वारा। और अगर हम बात करें बच्चों जो टॉपर होता है लाइक 1 से लेके 20 रैंक तक के बच्चे, और अगर आप इन्हीं को टॉपर माने, क्योंकि हम टॉपर को अगर सिंगल नंबर दे देंगे कि 1 रैंक होती है तो बच्चों वो गलत है, क्योंकि वो तो एक ही सीट लेगा, कहीं पे भी लेगा, बट बाकी के बच्चे भी तो अवेलेबल है, वो भी तो टॉपर ही है, तो उनके पास भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो बात ये आती है कि टॉपर के मार्क्स कहीं ना कहीं बच्चों 85 से 90 मार्क्स के बीच में लाई करते हैं। तो मेरा एक ही कहना है आपको कि अगर आप एक अचीवेबल टारगेट के बारे में सोचें तो आप टारगेट प्लान करें, यार मुझे मिनिमम 80 प्लस तो लेके ही आना है एनी हाउ। मैं यहाँ पे तैयारी करने बैठा हूं और ये मेरा बेस स्कोर होगा जिसे मुझे अचीव करना ही होगा। अगर मैंने इसे अचीव कर लिया तो मैं मेरे काफी सारे चीजों को, मतलब मेरे पास काफी ज्यादा ऑप्शंस खुल जाएंगे, मुझे कोई ऑप्शन की बाउंडेशन नहीं होगी, मैं मेरी चॉइस से सारी चीजें लूंगा, ना कि जो मिल रहा होगा वो लूंगा, है ना। मैं मेरी चॉइस से लूंगा, मेरे पास ऑप्शंस खुले होंगे, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, मैं बोलूंगा कि भाई मुझे यही करना है तो मैं ये कर पाऊंगा, है ना। तो उसको जब ये चीज चाहिए ना आपको अपने अंदर से, तो बच्चों उसके लिए आपको यहां पर मेहनत करना है ना। इस साल आपको मेहनत करना पड़ेगी और ये पर्टिकुलर टारगेट को आप इजीली अचीव कर पाएंगे, है ना। तो आप मिनिमम टारगेट जो सोचे बच्चों गेट के अंदर, दैट शुड बी 80 प्लस मार्क्स मिनिमम, है ना। इतना तो आप सोच के चले, आपको ये अचीव करना है, ये मिनिमम है, ये आप मान के चले। तो हमारा पहला पॉइंट माइंड में क्लियर है कि हमारा जो टारगेट है दैट शुड बी 80 प्लस, है ना। हम ये टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज बेसिकली अवर कंटेंट या सिलेबस एक्चुअली में। अब काफी ज्यादा जो बच्चे होते हैं ना, वो ये जो सिलेबस का पार्ट है या कंटेंट का पार्ट है वो रैंडमली स्टार्ट कर लेता है विदाउट एनी प्लानिंग। सोचते हैं स्टार्टिंग हो रही है सोम से, या स्टार्टिंग हो रही है किसी अदर सब्जेक्ट से, लाइक हाइड्रोलॉजी से हो रही है या किसी और से हो रही है, तो मैं भी वहीं से स्टार्ट कर लूँ। बच्चों अगर आप एक अच्छे मार्क्स को अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए। बिना अच्छे प्लान के आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा स्कोर मिल पाएगा या आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे गेट एग्जाम के अंदर? आपके पास प्लान तो होना चाहिए। तो इस चीज को समझने के लिए बच्चों आपको यह भी समझना होगा कि यार हाई प्रायोरिटी पे क्या है, और आपको यह भी देखना होगा कि जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है यूजुअली, या सबसे बड़ा कंटेंट है, वही हमारे लिए यूजुअली डिफिकल्ट बन जाता है दिमाग में, है ना। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भाई जैसे हम सॉइल बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं, बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, हाइप तो है ही सही, और साथ ही साथ नो डाउट कंटेंट भी बड़ा है, और साथ ही साथ फॉर्मुलेज भी काफी ज्यादा हो जाते हैं जो हमें याद करना पड़ जाता है, तो वो हमारे लिए एक डिफिकल्ट बन जाता है। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले इन्हीं को अप्रोच करना। अब मैं एक एक करके डिटेल में आता हूँ इन बातों पे। तो हम इस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर क्या क्या बात करने वाले हैं बच्चों, हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट का वेटेज एक्चुअली में है क्या, और कैसे हम प्रायोरिटाइज करें हमारे सब्जेक्ट को टू लर्न, राइट, और ताकि हम लोग उसमें गेट के अंदर अच्छा स्कोर भी कर सकें। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बेनिफिट भी बताऊंगा बच्चों, जो आप खुद सोचेंगे कि हाँ ये वाकई में बात सही है ना। दूसरा बच्चों आपको यह भी बताऊंगा कि कितना टाइम लगता है हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे अगर आपको कंप्लीट करना है, राइट, पढ़कर, लाइक इफ वी आर टीचिंग यू, तो उस कंडीशन में आपको टाइम कितना लगता है हर एक सब्जेक्ट का, तो वो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ, और फिर उसी टाइम को हम लेके पूरा का पूरा कैलेंडर पे बात कर लेंगे।
है ना। और साथ ही साथ बच्चों जो हमारे सोर्सेज हैं, लाइक लेक्चर नोट्स, स्टैंडर्ड बुक, टेक्स्ट बुक, है ना, मल्टीपल चीजें हो सकती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड बुक से तैयारी करते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट्स ले लेते हैं, है ना, जो भी कोचिंग के अवेलेबल हो वो ले लेते हैं, उससे तैयारी कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में लेक्चर पढ़ के तैयारी करते हैं। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चों, सबकी अपने अपनी कैपेसिटी है। मैं सभी को सही मानता हूँ, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, बट इस चीजों में हर एक बात में अलग अलग है। जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं स्टैंडर्ड बुक से जाऊंगा तो स्टैंडर्ड बुक से मुझे कंटेंट ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है। एक वो सबसे बड़ा टाइम मेरा लेके जाएगा कि पढ़ना क्या है, उसके बाद मुझे पता लगेगा और मैं पढ़ूंगा और समझूंगा, फिर करूंगा एग्जीक्यूट। दूसरा पॉइंट है, नोट्स मिल जाए मुझे कोचिंग के, तो भाई कोचिंग के नोट्स मिल गए तो उसमें मुझे समझने का खुद का टाइम देना पड़ेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या, है ना। नोट्स तो है मेरे पास, यानी मुझे एक कंटेंट तो मिल चुका है कि करना क्या है। यहाँ पे तो ये भी नहीं पता था करना क्या है, यहाँ पे तो ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे पता है करना क्या है, बट उसमें टाइम इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कम लगेगा इसके कंपैरिजन में, बट आपको ये तो समझना पड़ेगा कि कैसे हुआ या क्यों हो रहा है। और तीसरा, जब आपके पास लेक्चर्स होते हैं तो एक फैकल्टी होती है जो आपको गाइड करती है और आपको ये बताती है कि ये कैसे हुआ, तो वहां पे आपका टाइम रिडक्शन होता है। तो जस्ट ये मैं बोलूंगा बच्चों, कर तो आप सभी से सकते हो, ऐसा कोई बुराई नहीं है, सभी से आप तैयारी कर सकते हो, बट बात यहाँ पे आ जाती है सिर्फ टाइम की, है ना। क्योंकि सिर्फ यही फैक्टर नहीं है कि हमें सिर्फ लर्निंग करनी है, फैक्टर ये भी है कि प्रैक्टिस भी करना है, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, एनालाइज भी करना है, ये सारी चीजें भी तो पेंडिंग रह सकती है, राइट। तो बच्चों आपके सोर्सेस क्या होंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सब्जेक्ट वाइज वेटेज की। तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला जो कैटेगरी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, दैट इज हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। जो हमारा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यूजुअली आपने देखा होगा बच्चों कि आपके पास जो गेट एग्जाम होते हैं उसके अगर आप पीवाईक्यूज को देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा दिखेंगे आपको पीवाईक्यू के अंदर। सबसे बड़ा सब्जेक्ट यूजुअली हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट ही दिखेगा टाइम के टर्म्स में। और अगर मैं बात करूं कंटेन की, तो कंटेन में भी यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको सबसे बड़ा दिखेगा। और वेटेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेटेज भी आपको ज्यादा गेट के अंदर इसी का दिख रहा है, राइट। तो ये सब्जेक्ट्स है कौन से? ये सब्जेक्ट्स बेसिकली बच्चों आपका सॉइल है, सॉइल जो कि 12 से 13 मार्क का आता है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है बच्चों, यूजुअली 11 से 12 मार्क का आता है। दीज आर जस्ट एवरेज मार्क्स, बट हाँ कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर आपको इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वेटेज आपकी गेट एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। एफ एन ओसीएफ जो कि 7 से 8 मार्क के बीच में लाया करता है बच्चों। मैथ्स जो कि 15 मार्क का आपके पास है। और एप्टीट्यूड जो यूजुअली आपके पास 13 मार्क का आता है। तो बच्चों अगर मैं इन सब्जेक्ट्स की बात करूं, दीज आर बेसिकली हाई वेटेज सब्जेक्ट और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। और नो डाउट इन सब्जेक्ट्स की लेंथ भी बड़ी होती है, इनको टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो भी ज्यादा लगता है पढ़ने में। तो मेरा एक ही रिकमेंडेशन है, अटैक टू दिस वन। आपकी जब प्रिपरेशन स्टार्ट हो ना, तो आपको इन्हीं सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देना, है ना। इन्हीं सब्जेक्ट को आपको अप्रोच कर देना चाहिए। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना चालू करते हो तो इससे आपको फायदा ये मिलना है कि पहली बार जब आप फ्रेश माइंड से स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, तो आपको ये सब्जेक्ट्स लंबे समय के लिए याद भी रह पाएंगे। दूसरा, ये कंप्लीट हो चुके होंगे, आपके दिमाग में लास्ट में कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा जब गेट एग्जाम नियर आ जाएगी। क्योंकि आपके पास जब बड़े सब्जेक्ट बच जाते हैं तो आप सबसे ज्यादा प्रेशर में रहते हो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा नंबर गायब होने वाला होता है आपकी प्रिपरेशन जर्नी। अगर आपने इसको पहले करा तो फायदा आपको दिख ही रहा है। दूसरा, रिवीजन का भी फायदा मिल जाएगा। तीसरा, आपके पास लास्ट में छोटे छोटे सब्जेक्ट्स बचेंगे बच्चों, वो आप छोटे छोटे टाइम में भी कवर कर सकते हो या उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कर सकते हो, तो जिससे आपकी ओवरऑल जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छी बड़ी प्रिपरेशन हो, जो कि 80+ 90+ मार्क्स की हो चुकी हो, राइट। जिसमें आपके बड़े सब्जेक्ट छूटने के चांसेस जीरो हो चुके हो। इसलिए मेरा एक ही रिकमेंडेशन है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट से तैयारी कर लो। हो सकता है कुछ एक फंडामेंटल पॉइंट्स हो सकता है कि लाइक सर मेरे को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का स्ट्रेस नहीं पता, ये नहीं पता, बट यार जब कॉलेज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉलेज से पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आप पढ़ रहे हो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, तो फंडामेंटल तो सभी को लगभग लगभग छोटे छोटे पता होता है। तो ऐसा नहीं है कि इन सब्जेक्ट्स में अगर वो फंडामेंटल आते भी हैं तो हम उसे कवर ना कर सके, कर लेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये सिर्फ एक दिमाग का गेम है, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट।
दूसरा जो कैटेगरी है बच्चों, दैट इज बेसिकली मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपका जो टॉस है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, जो कि मैं लेता हूं बच्चों। ट्रांसपोर्टेशन आपका एफ 5 to 6 मार्क्स, अगेन सर्वे 5 to 6 मार्क्स, सोम 4 to 5 मार्क्स, आरसीसी अगेन इसी रेंज में। मतलब ये सभी सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर लाई करते हैं बच्चों, 4 से 5 या 5 से 6 मार्क के बीच आ जाते हैं एग्जाम में। तो दीज आर बेसिकली मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। इनका अगर टाइम ड्यूरेशन देखेंगे बच्चों, तो यूजुअली इनके कंपैरिजन में कम होता है, बट हाँ कहीं ना कहीं इनका वेटेज भी सिग्निफिकेंट है, हम इन्हें भी इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो इनकी जर्नी जब आपको स्टार्ट करनी हो, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि हाई स्कोरिंग के साथ साथ अगर आप चलाना चाहें तो एक सब्जेक्ट यहां से चला सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें कंप्लीट करें फिर उसके बाद इधर कूद जाए, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में बच्चों मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप लो स्कोरिंग सब्जेक्ट के उधर जाए, जहां पर एग्जाम के अंदर वेटेज ही सब सब्जेक्ट्स का कम है। जब एग्जाम वाला आपको चीख चीख के बोल रहा है कि भाई मैं इसमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कम पूछता हूं, तो आप उसे पहले प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं, उसे बाद में प्रायोरिटी दे तैयारी के लिए, है ना, है ना। तैयारी के लिए बोल रहा हूं बच्चों। तो बच्चों बात यह है कि ये हाइड्रोलॉजी 2 से 3 मार्क आता है, स्टील 1 से 2 मार्क आता है, इरिगेशन 1 से 2 मार्क आता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1 से 2 मार्क आता है, सीपीएम 1 से 2 मार्क आता है, बिल्डिंग मटेरियल अगेन 1 से 2 मार्क आता है ना। तो ये इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम होता है। तो दीज आर बेसिकली द वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, है ना। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इन्हीं के बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें, या मैं बोलूंगा आप सबसे पहले अटैक करें हाई स्कोरिंग पे, फिर मीडियम स्कोरिंग पे, फिर आप लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश। अगर लास्ट में बच भी जाता है, मान लो मैं नवंबर दिसंबर में अगर मान लीजिए रुक जाता हूँ, वहां पर जाके मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है और मेरे को सब्जेक्ट्स बचते हैं, तो मैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर लूंगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। बट इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करूंगा तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि यार यहाँ से बहुत बड़ा वेटेज आने वाला है आपके गेट, दैट इज द रीजन, है ना। तो ये है बच्चों हमारा सब्जेक्ट वाइज वेटेज, जो हमें बात समझनी थी। अब बात आती है रिगार्डिंग द ड्यूरेशन, है ना, किस में ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा, कैसा ड्यूरेशन लगेगा। तो अब मैं आपको ये फैक्ट भी दिखाता हूँ। देखो अब मैंने आपको बोला ना, जिसका कंटेंट ज्यादा, जिसका वेटेज ज्यादा, उसका टाइम भी ज्यादा ही है ना। और पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी ज्यादा है। भाई जब आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन भी ज्यादा है, तो भाई पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपके ज्यादा कवर हो जाएंगे जब आप इनिशियली हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को पहले कवर करो, है ना। तो अगर मैं हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो बच्चों यहाँ पर जैसे हमारे पास सॉइल है, सॉइल को लगभग लगभग 120 घंटे लगते हैं कवर करने के लिए, राइट। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स लगते हैं। एफ एन ओसीएफ की बात करें, 105 घंटा इसको लगता है बच्चों। ये सब आवर्स में है। मैथ्स 100 आवर्स का लगता है बच्चों, और एप्टीट्यूड 50, राइट। अगर आप इन सभी को समअप करें तो अप्रोक्सीमेटली या फिर एग्जैक्टली मैं बोलूं बच्चों, तो 475 आवर्स आता है, जो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को आपको कवर करने में देना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आप इसे मिनिमम मतलब कम कर लोगे। मैं एक उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए बोल रहा हूँ जो एकदम फ्रेशली पढ़ने वाला है, और उसके हिसाब से ये ड्यूरेशन है। अगर जिसने ऑलरेडी कवर कर रखा है, जिसने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसके लिए तो ये टाइम बहुत कम हो जाएगा। मैं उसके लिए भी बात करूंगा, बट थोड़ी देर बाद, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यार 475 आवर्स हमारे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को लगेगा। अगर यहीं पे हम बात कर लें मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की बच्चों, तो मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में हमारे पास टॉस है, जिसको 80 आवर्स अप्रोक्सीमेटली लगता है, ट्रांसपोर्टेशन 95 आवर्स, सर्वेइंग 60 आवर्स, सोम 80 आवर्स, आरसीसी 70 आवर्स लगभग, राइट। तो यहां पर अगर हम ऑन एन एवरेज देखें बच्चों, तो 385 आवर्स लग सकते हैं, हो सकता है प्लस माइनस 10-15 आवर्स हो सकते हैं बच्चों इस पर्टिकुलर वैल्यू में, बट हाँ एक एवरेज बोला जाए तो 385 या 380 आवर्स हमें मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को कवर करने में लगेंगे। अब अगर हम यहीं पे बात करें लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की, तो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए अगर हम हाइड्रोलॉजी पे जाते हैं 60 आवर्स, स्टील 70 आवर, इरिगेशन 35, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 25, देन सीपीएम 25 एंड बिल्डिंग मटेरियल 25। तो इन्हें कवर करने के लिए 240 आवर। तो आपको एक चीज तो दिखी गई होगी यार, कि हाई वाले को हाई ड्यूरेशन, हाई वेटेज, मोर कंटेन, मोर पीवाईक्यूज, सिंपल सी बात, सभी चीज कॉमन हो गई। वहीं मीडियम वाले की बात आ गई थी, और फिर उसके बाद हम लो स्कोरिंग की बात करें तो लो वेटेज, लो ड्यूरेशन एंड लो कंटेन ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पर और लेस नंबर ऑफ पीवाईक्यू ऑल्सो। तो बच्चों इससे अगर ड्यूरेशन देखें तो 240 आवर्स लगता है। अगर इन तीनों ड्यूरेशन को ऐड कर दें, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारा ओवरऑल कंटेन है, जो हम कवर करने की बात कर रहे हैं पूरे गेट सिलेबस के लिए, तो ये अगर आप ऐड करो लाइक 475 आवर प्लस 385
प्लस और 240 आप ऐड कर लो बच्चों, तो ये आपका 1100 घंटे आता है। लाइक 1100 आवर्स आपको रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस ऑफ गेट 2020, है ना, या गेट एग्जाम। और अगर आपने इसे कवर कर लिया मतलब आपने सब कवर कर लिया, क्योंकि जब हम इसको पढ़ाते हैं ना बच्चों, तो इसके अंदर कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, तो वो चीज़ भी ऑलरेडी इसके अंदर कवर हो चुकी होती है ना। तो 1100 घंटे लग रहे हैं यार इस पर्टिकुलर सिलेबस को कंप्लीट करने में। अब ये पॉइंट भी समझ में आ गया सर कि टाइम कितना लगने वाला है, वेटेज कितना है ना, हमें ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो हमने ये 2 पॉइंट डिटेल में समझे, और ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। या स्टैंडर्ड बुक में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि कंटेंट आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी तैयारी करना पड़ेगी। नोट्स अगर आप ले लेते हो तो समझना आपको पड़ेगा, है ना, और उसके बाद आप कर पाओगे। लेक्चर्स अगर आप समझते हो तो लेक्चर से आपका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, बस, है ना। तो बात यह है बच्चों, तो आपको ये बात भी समझ में आ गई कि हमें कंटेंट क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किसे पहले कवर करना चाहिए, किसे बाद में कवर करना चाहिए, इसका वेटेज ज़्यादा है, इसका टाइम ज़्यादा है, ये सारी बातें हमने पे कर ली। अब बात आती है बच्चों प्रैक्टिस को लेके। प्रैक्टिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, है ना, ये कंपोनेंट हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सिलेबस कवर करना इज वन पार्ट ऑफ आवर जर्नी, बट प्रैक्टिस इज अनदर पार्ट। ये अगर छूटा तो वो जो 50 प्लस वाला ड्रीम है ना वो भी पूरा नहीं होता। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होता है बच्चों को कि सबसे पहले आपको प्रैक्टिस के अपने सोर्स को समझ लेना। यूजुअली हमारे पास जो सोर्स होते हैं बच्चों वो बेसिकली होते हैं आपके पीवाईक्यूज। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें, टीपीपीस को सॉल्व करें जो हम लोग देते हैं, प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करें, और साथ ही साथ जो आपको रिस्पेक्टिव फैकल्टी स्टैंडर्ड बुक्स बताती हैं आप उन बुक्स को भी यूज कर सकते हैं। बट मेरा जो सजेशन होता है सबसे पहला अगर आपको काम करना चाहिए तो वो पीवाईक्यू पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि ये जो पीवाईक्यू है ना ये गेट में पहले पूछे जा चुके हैं, और जब आप इन्हें सॉल्व कर पाते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, अंदर से आता है यार उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि गेट के क्वेश्चंस में जब लगा रहा हूं प्रीवियसली जो पूछे हुए हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऑटोमेटिक, और मुझे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते चलना है। ये मान के चलो जब मैं देखता हूँ बच्चों को, मैं सालों से देखते आया हूँ, वो बच्चे यहाँ पे तैयारी करते हैं उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे एकदम हाई पे होता है, बट जब दिसंबर आता है, जनवरी आता है, उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो चुका होता है, और उसके कारण उनकी प्रिपरेशन जो एग्जाम जाती है उसमें भी वेटेज उनका या मार्क्स उनके कम आते हैं। प्रोसेस पूरी उल्टी है। यहाँ पे अगर आपका मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस यहाँ है ना बच्चों, तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी होना चाहिए, या आपकी जर्नी प्रिपरेशन की ऐसी होना चाहिए कि जो कॉन्फिडेंस है वो ऐसा इंक्रीज करते हुए जाए यार। जब मैं दिसंबर पहुंचू ना या जनवरी पहुंचू तो मैं सीना चौड़ा करके बोल सकूं कि यार मैं तो 80 प्लस लेके आ सकूं, है ना। कॉन्फिडेंस चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भाई, ये इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना, है ना। तो हमें ये करना है, और इसको करने के लिए ही मैं आपके लिए सेशन लेके आया। तो बात है सबसे पहले अटैक करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। उसके बाद आप डीपीपी प्रैक्टिस शीट्स और स्टैंडर्ड बुक्स पे जा सकते हो, है ना। दूसरा मेरा सजेशन यहां पर भी वही है कि जब आप प्रैक्टिस करने जाए तो आपने अगर हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पहले कवर करे हैं तो आप हाई स्कोरिंग या हाई वेटेज सब्जेक्ट्स को ही पहले प्रैक्टिस करें, है ना, क्योंकि उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे आपके पीवाईक्यूज के अंदर, और टॉपिक भी ज्यादा है, कंटेंट भी ज्यादा है, तो क्वेश्चंस की वैरायटीज भी ज्यादा मिलेगी, और उसमें टाइम भी लगेगा। तो इसका मतलब है आपको सबसे पहले अटैक हाई वेटेज सब्जेक्ट्स पे ही करना चाहिए। उसके बाद आपको जाना चाहिए कहां पर बच्चों, पहले आपको हाई वेटेज सब्जेक्ट्स पे ही जाना चाहिए, उसके बाद आपको जाना चाहिए मीडियम वेटेज सब्जेक्ट्स पे, है ना, उसके बाद आप मीडियम वेटेज पे जाएं, और फिर आप जाएं कहां पर, लो वेटेज सब्जेक्ट्स या लो स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, इसके साथ बच्चों आपको एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, जब आप पीवाईक्यूज लगा रहे हैं तो यूजुअली बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो स्टार्टिंग ईयर जो होता है जैसे 90s 9080 या 9086 वहां से चालू करते हैं क्वेश्चन। तो यार मेरे हिसाब से 25 साल के क्वेश्चन मोर देन नफ है ना, 30 साल 35 साल के क्वेश्चन लगाने की जरूरत, 30 से 25 साल के क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि यार सिर्फ क्वेश्चन लगाना काम नहीं है, रिवीजन भी करना इंपॉर्टेंट है। 30 से 25 साल के क्वेश्चन लगाओ, उसके अंदर सारे कंसेप्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हो, है ना। आप स्टार्ट कर सकते हो बच्चों 2000 ईयर से, या हम बोल सकते हैं 2025 से 2000 ईयर तक के क्वेश्चन आप लगाए, बट आपका जो
स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए वो लेटेस्ट ईयर से होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि 2000 सन के जो क्वेश्चन है उन्हें पेन लगा रहे हैं, नहीं जी, आप अभी लेटेस्ट ईयर से क्वेश्चन लगाना चालू करें जो लेटेस्टली पूछे गए हैं, ताकि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपके कुछ पीवाईक्यूज छूट भी जाते हैं ना, तो वो पुराने छूटेंगे, लेटेस्ट वाले नहीं छूट। तो स्टार्टिंग ही आप स्टार्टिंग ईयर से, है ना। यूजुअली आपने देखा होगा बुक्स के अंदर आपको मिलेगा 2000, 2001, 2002, 2003 एंड सो ऑन, और लास्ट में ले जाके 2025 पे छोड़ता है। आप अ टाइम उल्टा करेंगे, आप 2025 से आएंगे 2024, 2020, लाइक दिस, है ना। और कोशिश करें 20 से 25 साल के पीवाईक्यूज आप कवर कर लें, है ना। आपके प्रिपरेशन जर्नी के अंदर आप 20 से 25 ईयर्स के पीवाईक्यूज को कवर करके चलें, है ना। इतना मिनिमम आप टारगेट बना के रखें कि भाई ये तो हमें कवर करना ही है, क्योंकि इसके अंदर आपको वेराइटीज ऑफ कंसेप्ट, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, और कई सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो हो सकता है आपने ड्यूरिंग दी प्रैक्टिस या ड्यूरिंग दी लर्निंग ना समझी हो, यहाँ से आपको एड ऑन मिल जाए, है ना। तो वो भी हम बात कर लेंगे अभी यहाँ पे कि वो इंपॉर्टेंट्स क्या है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि 20 से 25 साल के क्वेश्चंस आप, अब जब प्रैक्टिस करते हैं ना बच्चों, तो प्रैक्टिस में आपको कई सारे आउटकम्स मिले कि मेरी मिस्टेक्स कहीं यूनिट कन्वर्जन में तो नहीं हो रही, मेरी कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे रहा हूँ, या क्वेश्चन का आंसर किसी और यूनिट में पूछा है मैं किसी और यूनिट में दे रहा हूँ। बच्चों ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में, देखो हर बच्चे की अलग अलग गलतियां हैं, अलग अलग पॉइंट है ना, और हर एक बच्चे का यूनिकनेस है भाई, तो ये बात का ध्यान रखें, जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो यूनिक है हर चीज, हर किसी की। हाँ, तो बात यह है कि आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपकी गलतियां क्या, और ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपको देखने को, तो आप उससे परखें, समझें, है ना। तो यूनिट कन्वर्जन का खासकर ध्यान रखें जब प्रैक्टिस करते हैं, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखें, हमारी इंजीनियरिंग में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है बच्चों यूनिट्स, और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने की, ऐसा ना हो कि यार आता सब कुछ है बट लेजीनेस से लगा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है हो जाएगा, और उसमें सिली मिस्टेक। बी अटेंटिव, है ना, आप अपना पूरा अटेंशन दें और उसके साथ क्वेश्चंस को लगा और सिली मिस्टेक्स। जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि हम एक क्वेश्चन को एक मेथड से तो कर पाते हैं, बट उसके लिए हमारे पास कोई अल्टरनेट मेथड भी अवेलेबल होता है ना। जैसे कई बार मैं बच्चों को बोलता हूँ कि मैं डायरेक्टली माइंड में सॉल्व कर लेता हूँ, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास 2D रिज जॉइंटेड मेंबर का स्ट्रक्चर होता है, तो हम उसकी अगर इंटरनल स्टैटिक एनमेसी निकाले तो उसके वेराइटीज ऑफ फॉर्मूला है, मेंबर का फॉर्मूला है, कट का फॉर्मूला है, क्लोज लूप का फॉर्मूला है, कैन यूज एनी वन ऑफ देम। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि एक से आंसर आ गया, तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आप मल्टीपल अप्रोच को सोचने की, ये भी सोचने की कोशिश करें कि अगर ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर आता है तो कैसे आ सकता है, ये भी सोचे कि ऑप्शन को कुछ एलिमिनेट करा जा सकता है क्या, ये भी सोचे कि क्या यूनिट से हम रिलेट करके समझ समझ सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को। तो आप मल्टीपल वे सोचने की करें ड्यूरिंग दी प्रैक्टिस, क्योंकि यहां पर आपके पास काफी टाइम अवेलेबल, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये सब चीजें आपको बहुत फायदा देगी वहां पर, कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपसे इस तरीके से ना बन रहा हो तो आप उस तरीके से कर लें, क्योंकि आपने उसको सोच रखा है कि कैसे हो सकता है। तो जब आप प्रैक्टिस करें बच्चों, तो कोशिश करें मल्टीपल अप्रोच को सोचने की, मल्टीपल अप्रोच से क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो आप डिफरेंट अप्रोच को समझें, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इग्नोर नहीं कर, है ना। ऐसा नहीं कि सर ने बस फॉर्मूला बताया, इनपुट डाला, आउटपुट निकाला, मशीन बन गई, नहीं भाई, आपको मल्टीपल अप्रोच समझना पड़ेगी, है ना, तभी जाके आपका माइंड ओपन होगा और आपको चीजें याद रहेंगी लंबे समय। अब कई सारे प्रैक्टिस के दौरान ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, चाहे वो पीवाईक्यू के अंदर हो, चाहे वो डीपीपी के अंदर हो, चाहे वो प्रैक्टिस शीट के अंदर हो, चाहे वो स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर हो, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे बच्चों, जो क्वेश्चंस आपको यूनिक लगेंगे, ऐसा लगेगा कुछ डिफरेंट पूछा था, कुछ डिफरेंट कंसेप्ट था, तो उसे अपने नोट्स में ऐड कर ले, क्योंकि उस समय रिसेंटली मैं ध्यान, देखो बच्चों ये छोटे छोटे पॉइंट है बट बड़े बड़े काम कर जाएंगे आपके, है ना, तो इग्नोर मत कर। अगर आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एज वेल एज कंसेप्ट को, और उसे अपने नोट्स के अंदर एड ऑन कर लें, जब आप रिवीजन करने जाएंगे ना बच्चों, तो ये एड ऑन कंसेप्ट और एड ऑन क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है,
वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, क्योंकि आपकी जो कंटेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो चुका होगा, उसमें जो गैप होगी उसको ये फिल कर देंगे आप। तो ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको लगता है कुछ यूनिक पूछा गया है, या यूनिक कंसेप्ट लगाया गया है, या यूनिक अप्रोच लगाई गई है, तो उस क्वेश्चन को जरूर अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लें, है ना। दैट इज अनदर वे टू फिल अवर कंटेंट। सिंपल सी बात है, कंटेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए ये चीज करना पड़ेगी, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई, मतलब प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी जर्नी का। अगर हमें 80+ सोचना है तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। और इसको कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूँ। अप्रोच हाई वेटेज, देन मीडियम वेटेज, देन लो वेट, है ना। और कोशिश करें कि PYQ पहले लगाएं, फिर DPP प्रैक्टिस शीट। और कोशिश करें बच्चों कि आप स्टार्टिंग में 2025 से 2000 की तरफ आगे बढ़ें ईयर के टर्म, है ना। अब हमें ये बात भी समझ में आती है सर, प्रैक्टिस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं बच्चों रिवीजन और मॉक टेस्ट, है ना। रिवीजन और मॉक टेस्ट पे हम बात कर लेते हैं कि रिवीजन और मॉक टेस्ट में हमें क्या करना चाहिए और क्या देखना चाहिए ड्यूरिंग द रिवीजन। जैसे बच्चों आप जानते हो कि रिवीजन का मोटिव है, यार मैं शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने जो भी कंसेप्ट्स हैं उन्हें फुली रिवाइज कर सकूं और अपने फॉर्मूलेस को रिवाइज कर सकूं शॉर्ट ड्यूरेशन। ऐसा नहीं कि वापस से वही 1100 घंटे लगाने और पूरा पढ़ना है, नहीं जी, शॉर्ट ड्यूरेशन। अब इस चीज को आप दो चीज से कर सकते हैं, या तो आपके पास लॉन्ग नोट्स से करें या शॉर्ट नोट्स से, है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने लॉन्ग नोट्स को ही यूज कर लेते हैं रिवीजन के लिए, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करते हैं और उससे फिर रिवीजन करते हैं पूरे सब्जेक्ट, जो कि उनका काफी कुछ टाइम बचाता है और साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शन होने से भी बच जाता है। क्योंकि जब हम लॉन्ग नोट्स उठाते हैं रिवीजन के समय बच्चों, तो ऐसा लगता है कि यार सर मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, और उसी कारण जो रिवीजन का ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा लंबा खिंच जाता है, और जिससे फिर आपके सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको एक शॉर्ट नोट्स का प्रिपरेशन करना चाहिए, है ना। जब आप एक बार कर चुके होंगे बच्चों पूरा सब्जेक्ट, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करें, शॉर्ट नोट्स को बनाएं, है ना। उसमें आप अपने हिसाब से चीज़ों को लिखें, शॉर्ट करके लिखें। बट शॉर्ट का मतलब ये नहीं होता कि छोटी हैंड राइटिंग में छोटी सी कॉपी में पूरा लिखवा रहा, नहीं जी, वो नहीं है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब सिंपल सा होता है, वो चीज़ जो मुझे याद नहीं रह पाती है, या वो पॉइंट जो मुझे लिखना पड़ेगा, और अगर मैं उसे एक बार पढ़ लूँ तो मुझे पूरा टॉपिक या पूरा कंसेप्ट ध्यान हो जाए, प्लस फॉर्मूला, है ना। तो पॉइंट्स ऐसे लिखो जो मुझे पूरे टॉपिक को याद करा दे, या पूरे टॉपिक को मैं वापस से मेमोराइज कर सकूं, बुला मतलब रिपीट कर सकूं अपने दिमाग में। और दूसरा फॉर्मूला तो लिख ही लेना, क्योंकि फॉर्मूला तो शॉर्ट नोट का पार्ट होना ही चाहिए, है ना। अब रिवीजन के समय भी बच्चों आपको यही फायदा होने वाला है कि अगर आपने प्रिपरेशन ही वैसी करी है, प्रैक्टिस ही वैसी करी है, तो आप रिवीजन जब करोगे तो हाई वेटेज से करोगे, तो फायदा क्या मिलेगा। जब हाई वेटेज से रिवीजन करोगे तो इसका टेंशन नहीं होगा कि ये सब्जेक्ट रिवाइज नहीं हुआ, और रिवाइज नहीं होता ना तो आपको पता है फियर होता है कि आपके सब्जेक्ट में स्कोर ना आए। तो ये फायदा मिल गया आपको यहाँ पे फिर से कि रिवीजन के समय भी आप हाई वेटेज सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर मीडियम को, फिर, है ना। ड्यूरिंग द रिवीजन मेरा एक रिकमेंडेशन है, वैसे तो आप नोट्स में लिख ही रहे हैं, बट जब रिवीजन आप करें, जब जब करें बच्चों, आप फॉर्मूले को जरूर लिखें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रिवीजन सिर्फ दिमाग में करते रहते हैं, है ना। मेरा एक दोस्त था, वो है ना, मतलब बड़ा यूनिक था भाई। कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वो क्या करता था, मैंने उसे कई बार देखा है, पता नहीं वो लिखता नहीं था, वो जैसे स्ट्रक्चर का हो या सोम का हो, तो वो सिर्फ उसको क्वेश्चन को देखता था कैसे कैसे हुआ है आंखों से, बट लिखता कुछ नहीं था। और एग्जाम में जाके लिखता था, बट वो अच्छे मार्क्स लाता था, 70-80 मार्क्स ले आता था। तो वो उसका तरीका था, हर किसी का तरीका हो सकता है, बट मैं एक रिकमेंडेशन करता हूँ, यार हम लोग गेट की एग्जाम दे रहे हैं और हमें सारे सब्जेक्ट्स एक साथ याद रखने हैं। तो मेरा एक रिकमेंडेशन है, जो भी फॉर्मुलेज होते हैं बच्चों हर एक सब्जेक्ट्स के, आप उसे एक नोटबुक बना ले, है ना। जब रिवीजन करने बैठे उस नोटबुक के अंदर उस फॉर्मूले को लिख ले, तो आपकी एक फॉर्मूला बुक भी तैयार हो जाएगी। शॉर्ट नोट तो है ही है, फॉर्मूला बुक भी साथ में तैयार हो जाएगी, है ना। तो आप चाहें तो अलग अलग करें, या अदरवाइज आप चाहें तो बस जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस आप फॉर्मूले लिखते चले, है ना, ताकि आपको ये ध्यान रहे, है ना, कि इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस क्या है। तो रिवीजन के समय इस चीज को ध्यान रखें बच्चों, कि आप इस तरीके से रिवीजन को प्लान करें, लाइक हाई वेटेज को पहले प्रायोरिटी दें, शॉर्ट नोट की प्रिपरेशन करें, और साथ ही साथ फॉर्मुलेस को इंपॉर्टेंस दें, फॉर्मूले को याद करने की कोशिश, है ना। जरूरी है भाई, है ना, याद करके बिना कुछ काम नहीं चलने वाला फॉर्मूले का। फिर जब आप मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट एक अलग पैरामीटर है,
क्योंकि आप जानते हैं टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टेस्ट सीरीज के बिना मैं अपना जो इनपुट दिया है, जो मैंने प्रैक्टिस करी है, जो मैंने पढ़ा है, उसका मैं आउटकम समझ नहीं पाऊँ और उसे एनालाइज नहीं कर पाऊंगा कि मैं कैसा एग्जीक्यूट कर रहा हूं जो चीजें मैंने करी हैं, लर्निंग करी। इसलिए ये जो कंपोनेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। अब मॉक टेस्ट कई सारे हो सकते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज ले, टेस्ट सीरीज चाहे तो अभी से ले लें, कुछ दिन बाद ले लें, कोई इशू नहीं है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद ले लें, क्योंकि पैसे तो उतने ही लगने वाले हैं, बट आपकी प्रैक्टिस पहले से चालू हो जाएगी, ये फायदा है। बट बाकी बच्चे क्या करते हैं, आखिरी में टेस्ट सीरीज लेते हैं, सोचेंगे अब आखिरी में देंगे, तो वो फिर दे ही नहीं पाते। काफी बच्चों की टेस्ट सीरीज ऐसी होती है कि मान लो 20 टेस्ट हैं टोटल, जिसमें सब्जेक्ट वाइज है, फिर मिक्स सब्जेक्ट वाइज है, फिर फुल लेंथ है। उसमें से काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज पे जाते हैं और वो 2-3 सब्जेक्ट के देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। काफी बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि उनका मोटिवेशन ही डाउन हो चुका होता है, रिवीजन ही नहीं हो पाता, मार्क्स कमाने लग जाता है। बच्चों यही मेरा रिकमेंडेशन है, स्टार्टिंग से उठा, जब सब्जेक्ट होगा पढ़ोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, पीवाईक्यू लग चुके हैं, डीपीपी लग चुकी है, प्रैक्टिस शीट हो चुकी है, टेस्ट सीरीज पर टैग मारो, सीधे सब्जेक्ट वाले को उड़ाओ, टॉपिक वाले को उड़ाओ। कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, हैंकर बूस्ट करेगा। क्योंकि आप जब टेस्ट सीरीज पूरी लगा के बैठे होगे ना इस साल के अंत तक, तो आप खुद सोचो कि आपका लेवल क्या होगा दिमाग। आप बोलोगे भली, देखो बच्चों, टेस्ट सीरीज अगर आपने पूरी लगा ली, 70+ मार्क्स, मान लो ओवरऑल जो भी आपने टेस्ट दिए 70+ मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप एग्जाम में 80-90 टॉपर ही होगे, आप कम नहीं होने वाले हो। ये बात का ध्यान रखो, क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज सारी लगाई है, आपने अपने आप को एनालाइज करा है, अपनी गलतियों को समझा है, और आप एक एवरेज स्कोर की मैं बात करूं 70% मार्क्स आ रहे हैं आपके, यार बहुत अच्छा स्कोर है, ये बच्चा फोड़ेगा, ये गारंटी है एग्जाम के अंदर, है ना। तो बच्चों अगेन, जब आप टेस्ट सीरीज देने जाए तो आप प्रायोरिटी रखें, टॉपिक वाइज टेस्ट को दें, फिर सब्जेक्ट वाइज पे जाएं, और सब्जेक्ट के बाद फिर मिक्स सब्जेक्ट भी होता है, फिर उसके बाद आप फुल लेंथ पे जाएं, है ना। तो इन पर्टिकुलर चीज़ों को भी ध्यान रखें। सब्जेक्ट वाइज के बाद आप मिक्स सब्जेक्ट पे जाएं, मिक्स सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके टेस्ट दें, उसके बाद बच्चों आप फुल लेंथ टेस्ट या जीबीजी दें गेट बिफोर, ठीक है। इसी के साथ आपको कई सारे टेस्ट सीरीज के अंदर ऐसे कंसेप्ट या ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो फिर से इंपॉर्टेंट होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो इन पर्टिकुलर कंसेप्ट्स को, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को अगेन अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन करें। ऐड ऑन तभी कर पाओगे जब इन्हें करोगे। तो भाई यही बात है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो होती है वो क्वेश्चंस को बनाया जाता है फैकल्टी के द्वारा, बैठ बैठ के बनाते हैं वो लोग, है ना। तो बच्चों नो डाउट यहाँ पे हम काफी टाइम बिताते हैं जब टेस्ट सीरीज बनती है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट या वो पर्टिकुलर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो टेस्ट सीरीज में डाले गए। तो आप खुद ही बताइए बच्चों कि अगर वो कंसेप्ट आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं यहाँ से, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे, तो उसे एड ऑन करना ही चाहिए आपके नोट्स में। तो अनदर वे टू बिल्ड योर कंटेंट सॉलिड, है ना, आपका कंटेंट और सॉलिड होते जा रहा है साथ ही साथ। तो इसलिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है इस ऑर्डर में फॉलो करें, कोशिश करें अर्ली से अर्ली टेस्ट सीरीज को लगाने की कोशिश करें। जैसे ही पहला, मैं तो डेट बोल ही नहीं रहा कि डेट कब से लो, मैं तो बोलता हूँ जैसे ही पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ उस दिन से टेस्ट सीरीज खरीदो और उस दिन से आप टेस्ट सीरीज देना चालू करो, खत्म बात। ये सोचो ही मत कि सर मैं जून में लूँ, मई में लूँ, मार्च में लूँ, कब लूँ, सब छोड़ दो। पहला सब्जेक्ट कंप्लीट, टेस्ट सीरीज उठाई, क्योंकि खरीदना आज है, कल है, परसों है, एंड में है, कभी खरीदो, खरीदना तो है ही, या आपके पास अवेलेबल है तो उसे यूज करो, या अगर आपको लगता है मैं टेस्ट सीरीज से कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मेरे पास मतलब एक्सपेंस नहीं करना है, तो फिर आप बच्चों पीवाईक्यूज के बेसिस पे करो, है ना। क्वेश्चन पेपर को लो, फिर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, ऐसे कैसे, ठीक है। तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं। अब मेन चीज आती है कि सर ये जो लास्ट स्टेप है ना, ये बच्चा छोड़ देता है, ये ध्यान ही नहीं देता इसको, वो सोचता ही नहीं है कि करना क्या है इस पे। काफी बच्चे ऐसे हैं, अगर आप पूछोगे जो जिन लोगों के मार्क्स नहीं आए हैं या मार्क्स कम आते हैं, वो लोग ये जानते होंगे कि उन्होंने ये पॉइंट कभी सोचा ही नहीं है, या ये पॉइंट पे एग्जीक्यूशन करा ही नहीं, एग्जीक्यूशन ही नहीं करा। देखो यार, एनालाइज का मतलब ये होता है, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन बना, और क्वेश्चन बन गया तो हमारा काम सक्सेस है, और क्वेश्चन नहीं बना तो हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और वही प्रॉब्लम को हमें समझना है और कुछ नहीं। तो मान लो बच्चों मेरे पास कोई एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी मुझे लगती है जो होती है। एक ये हो सकती है कि मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया है ही नहीं, मैं जानता ही नहीं कि ये क्वेश्चन होता कैसे है सॉल्व। भाई होता है ना यार, 100 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो
ना ही बने, मान लो, है ना, नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं पता, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं उसके बारे में, या मुझे पढ़ाया ही नहीं गया। तब हो सकता है बच्चों, ये सारी पॉसिबिलिटी है। जब किसी पर्टिकुलर चीज का आइडिया ही नहीं है बच्चों, तो आपको एक चीज समझ में आ गई है कि मुझे इसे ऐड करना है, मुझे मेरे कंटेंट को सॉलिड करना है, तो मुझे यहां पर इसे ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। कहां पर ऐड करना है? मेरे कंटेंट, जो भी मेरा कंटेंट है बच्चों, उसके अंदर मुझे इसको ऐड करना है। तो पहले उस टॉपिक को पढ़िए, उस टॉपिक को पढ़िए। आप अपनी स्टैंडर्ड बुक लीजिए, जो भी स्टैंडर्ड बुक आपके पास है, स्टैंडर्ड बुक लीजिए। उस स्टैंडर्ड बुक के अंदर उस चैप्टर को निकालिए, उस कंटेंट को पूरा पढ़ डालिए, जो भी उसके रिस्पेक्टिव में पूछा गया था, जो भी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में था कंटेंट, उसको पढ़ डालिए। उससे रिलेटेड आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से ही लगा लें बच्चों। 4 से 5 क्वेश्चंस लगा लें, यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चंस लगा लें, और आपको पूरा आइडिया हो जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। एंड डिफरेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन का पैटर्न है वही लगाते रहेगा, डिफरेंट क्वेश्चन लगा लें, ताकि आपका ये कंटेंट ऐड हो जाएगा आपके जो कंटेंट आपने बनाया है, नोट्स बनाया है, और ये टॉपिक कवर। पहली पॉसिबिलिटी तो ये होती है, ये हो सकता है हमारे साथ हो जाए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के दौरान, मॉक टेस्ट के दौरान, ये हो सकता है ना। दूसरा ये हो सकता है बच्चों कि यार मैं सिली मिस्टेक कर जाऊं। सिली मिस्टेक का मतलब, सर मैंने कैलकुलेशन की गड़बड़ी कर दी, सर मैंने डेटा ही गलत पढ़ लिया, सर मैंने यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान नहीं दिया, मैंने डेटा ही गलत नोट डाउन कर दिया, पढ़ा तो गलत था ही था, नोट भी गलत कर लिया, है ना। तो बच्चों अगर ये चीज हो रही है, तो इस पॉइंट से ये बात निकल के आती है कि आपको ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आता तो है, पता तो है, समझते भी हो, बट छोटी सी सिली सी मिस्टेक कर जा रहा हूँ, कैलकुलेटर सही से नहीं चला रहा हूँ, या यूनिट कहीं से कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो सिली मिस्टेक आपको ये बताती है कि आपको कंसेप्ट तो पता है ना, आपको सब कुछ पता है, बस आप ये जो चीजें हो रही है इससे थोड़ा सा अवेयर हो जाए, मतलब अपने आप का अपने अपनी चीजों का फोकस बढ़ाए, है ना। थोड़ा ध्यान से और धैर्य के साथ क्वेश्चन को पढ़े, और सॉल्व करते समय भी थोड़ा सा डबल चेक करें, फोकस अपने आप को, मतलब कहने का मतलब है अल्टीमेटली अटेंटिव हो जाए, थोड़ा सा फोकस के साथ क्वेश्चन को, है ना, अपने 100% माइंड के प्रेजेंस के साथ क्वेश्चन, तो वहां पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। ये जो मिस्टेक्स होती हैं बच्चों, ये मिस्टेक्स आपकी खुद का बिहेवियर है ना, ये आपको खुद को करेक्ट करना पड़ेगा। जितना आप फोकस बढ़ाओगे कम होते जाए, और इसको बढ़ाने के, इसको मिस्टेक्स को कम करने के लिए, फोकस को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट होता है, आप चाहे वॉक करो आधा घंटा, चाहे आप आंखें बंद करके 15 मिनट बैठ जाओ, बट अपने फोकस को बढ़ाओ विदाउट एनीथिंग, लाइक मोबाइल छोड़ दो, गैजेट छोड़ दो, है ना, छोड़ के सिर्फ आधा घंटा 15 मिनट अपने आप को फोकस को, कैसे ना कैसे, है ना, तमाम तकनीक आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो नेट पे आप देख, बट सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करें, क्योंकि ये आपके मार्क्स को खा रही है, इसको आप रिड्यूस करें। तीसरी पॉसिबिलिटी होती है बच्चों कि यार मैं भूल गया, है ना, या तो कंसेप्ट भूल गया, या मैं फॉर्मूला ही भूल गया। अब यहाँ पे गलती खुद की है, फिर से, है ना, यहाँ पे आपकी खुद की फिर से गलती कि भाई आप कंसेप्ट भूल रहे हो, आप फॉर्मूला भूल रहे हो, तो इसका मतलब है इसको सही करने के लिए मुझे रिवीजन करना, इसको सही करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और 4 से 5 क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, और इसको सही करने के लिए मुझे प्रैक्टिस करना, और कुछ नहीं। सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस यही सिंपल चीजें मिस कर देते हो, और पूरी जर्नी के बाद फिर ये रिग्रेट करते हो कि 40 से 50 या 30 से 20 मार्क्स ही आ रहे, है ना। तो इसे सही करना है तो प्रैक्टिस करो, इसे सही करना है तो रिवीजन करो, याद करो फॉर्मूला क्या था, याद करो कंसेप्ट क्या था, भूलना नहीं है, और इसे सही करना है तो ऐड करो। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं, ये 3 चीज के अलावा कुछ नहीं होती है क्वेश्चन के अंदर, यही 3 गलतियां हो सकती हैं, या ये 3 चीजें हो सकती है। चौथा तो क्या है, बन गया भाई, बन गया तो इसका मतलब है कंसेप्ट भी पता है, क्वेश्चन भी पता है, फॉर्मूला भी पता है, आता भी है, कोई मिस्टेक नहीं करी, राइट।
तो ये 3 चीज हो सकती है बच्चों जो एक क्वेश्चन के साथ आप कर सकते हो, और आपको मैंने तीनों के सॉल्यूशन बता दिए कि आपको कर, राइट। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि एनालाइज एंड इम्प्रूव कैसे करा। लास्ट में बच्चों हम लोग जो बात करना चाह रहे थे कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जितनी आपने बातें बोली सर, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ टाइमलाइन के। आज की जो डेट है बच्चों 23 फैब है, आज से अगर हम गिने 31 अक्टूबर तक तो मेरे पास 250 दिन होते हैं। और अगर मैं 1 नवंबर से जाऊं 2025 से 31 जनवरी जो 2026 है, क्योंकि फैब में हमारा पेपर होता है यूजुअली, तो वहां तक हमारे पास 91 डेज है। कहाँ से यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं भाई, 250, है ना। ऑलमोस्ट बोला जाए तो अभी 1 साल है। तो बच्चों अगर मैं एक एवरेज ले लूं कि आप डेली सिर्फ 5 घंटा पढ़ रहे हैं और मेरे पास 250 दिन है, तो मैं इसे अगर कैलकुलेट करूं, है ना, इसे मैं अगर कैलकुलेट करूं, तो ये कैलकुलेट करने के बाद, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है भाई, 250 × 5 कर दीजिए, 1250 घंटे, 1250 घंटे आ जाता है। और हमें कितना चाहिए था, हमें 1100 घंटे चाहिए थे हमारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 150 घंटा मेरे पास सरप्लस है ना। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं बच्चों, और मैं क्यों बोल रहा हूं आप अपने आपको एक दिन में 5 घंटा पुश करो, 4 घंटा पुश मत करो, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास ऐसा तो नहीं हो सकता ना बच्चों कि मैं 250 के 250 जो दिन है वो 250 दिन ही एग्जैक्टली सेम रफ्तार से पढ़ते रहो। हो सकता है किसी किसी दिन ऐसा भी जाएगा मेरा जहां पर मेरा मन नहीं करेगा पढ़ने का, या हो सकता है कोई दिन ऐसा भी होगा कि यार मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट वर्क आ जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इट्स अ मतलब एक बिग जर्नी है बच्चों। तो बच्चों वो मेरे पास सरप्लस होना चाहिए। तो मैं अगर 5 घंटे के हिसाब से देखूं बच्चों, तो यहाँ पे मेरे पास 1100 घंटे होते हैं, है ना। 150 घंटे सरप्लस है वैसे, तो 1100, चलो इसको ऐसे देख लो, ज़्यादा बेटर होगा आपको समझ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 1250 घंटे आपके पास अवेलेबल है। तो मैं आपको बोलूँ अगर 1100 घंटे कवर करने हैं तो मुझे तो सिर्फ 220 दिन चाहिए। कितने दिन चाहिए, 220 दिन। 220 दिन में काम हो जाएगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज 220 दिन को आप 250 दिन के अंदर प्लान करो, मतलब 30 दिन आपके पास सरप्लस है। हो सकता है किसी किसी महीने में आप 2 1 दिन नहीं पढ़ो, किसी महीने में हो सकता है लंबा छुट्टी आपको मिल जाए कि 5 1 दिन नहीं पढ़ना पड़ रहा है, 7 दिन नहीं पढ़ना है मुझे। तो बच्चों 30 दिन आपके पास सरप्लस है, आप 30 डेज सरप्लस, और जो कि होना भी चाहिए। अगर नहीं होंगे ना, यू विल गेट एग्जर्ट, तब आप एग्जर्ट हो जाओगे माइंड से भी और पढ़ भी नहीं पाओगे, कंसिस्टेंसी नहीं। मान लो बच्चों किसी दिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, किसी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं करा, तो क्या होता है ना, अगले दिन मेरा मोटिवेशन डाउन हो चुका हो, मैंने कुछ नहीं करा, और वो एक्यूमुलेट होते जाता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है, मान लो आपने सुबह से निकले और रात हो गई है, आप घर ही आए हो और थक गए हो बिल्कुल, अब सोने की हालत है, बोले सुबह ही पढ़ूंगा, अब सुबह ही करूंगा। ऐसी सिचुएशन में भी ना बच्चों, आप कम से कम 5 से 10, आपको वो है ना एक छोटा सा स्पार्क दे देगा, यार अपनी प्रिपरेशन थोड़ी नहीं, तूने कुछ तो किया, है ना। तो 5 से 10 क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, गई से गई हालत में सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन, गई से गई हालत में, बाकी अच्छी कंडीशन है तो 1 2 घंटा पढ़ भी लो, और अच्छा मान लो दिन बचा हुआ है तो 2 3 घंटा पढ़ लो, है ना। तो ऐसा कुछ करो बच्चों कि छोटा से छोटा वर्क भी आप किसी दिन कर पाओ, ऐसा ना हो कि कोई भी दिन मिस हो जाए, बट कुछ ना कुछ जरूर करो, है ना। ये प्रिपरेशन जर्नी है बच्चों, करने की ये इसकी डिमांड है, ये फोर्स नहीं कर रहा हूं मैं आपको, ये इस पर्टिकुलर जर्नी की डिमांड है कि आप कुछ ना कुछ करो, उससे आपको ही फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे 30 डेज सरप्लस है बच्चों, आप इस पर्टिकुलर पूरे सिलेबस को अक्टूबर 31 अक्टूबर के पहले पहले 31 अक्टूबर तक खत्म कर। उसके बाद मैं ये मानता हूँ बच्चों कि अगर आपने एक बार नोट्स बना लिए, आपने एक बार सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, सारे सब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पे, है ना, सारे सब्जेक्ट्स हो गए 31 अक्टूबर तक, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं इसका 1/3 टाइम ले लूँ, 1/3 टाइम भी बहुत ज्यादा है, बट अगर मैं 1/3 टाइम ले लूँ तो मैं सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं बात करूँ बच्चों कि मेरे पास 1100 घंटे हैं सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 3 करूँ तो ये आता है लगभग लगभग 367, है ना, 367 आवर्स, यानी मुझे इतना टाइम लगेगा सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने में,
है ना। अब लिखना तो है नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, सिर्फ रिवीजन का टाइम मैं बता रहा हूँ बच्चों। मेरे को रिवाइज करने में यहाँ पे 367 आवर्स लगेंगे, ठीक है। अब ये 367 आवर्स को अगर आप देखो, और डेली अगर मैं यहाँ पे 4 घंटा भी दूं रिवीजन के लिए, सिर्फ 4 घंटा, ठीक है। अगर मैं डेली 4 घंटा दूं, देखो भाई, अगर मैं डेली 4 घंटा दूं 91 डेज तक, तो ये 364 हो गया, मतलब बराबर बात चल रही। अगर आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दें तो आपके पास यहाँ पे भी बफर टाइम मिल जाएगा, राइट। तो अगर आप 4 घंटा रिवीजन डेली कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर 91 डेज में एक बार पूरा का पूरा 31 जनवरी तक फुल रिवीजन हो चुका होगा। डीप रिवीजन, इसे डीप रिवीजन बोल सकते हो, नॉट अ शॉर्ट रिवीजन कि 1/3 टाइम लिया है, दैट इज मोर सिग्निफिकेंट टाइम। तो बच्चों यहाँ पे एक डीप रिवीजन हो चुका होगा, है ना। अब इसी ड्यूरेशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। सिलेबस को आपको कोशिश करना चाहिए अक्टूबर सितंबर तक आप कवर कर चुके, है ना। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, एक थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हाउ टू प्लान अवर जर्नी और क्या क्या चीज़ें हमें कवर करना चाहिए, है ना। यहाँ पे बच्चों एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बच्चों को अभी इस ईयर में मार्क्स थोड़े से 30-40 मार्क्स आ रहे हैं, तो उन्हें अपने आप को पॉजिटिव मानना चाहिए, क्योंकि अब उन्हें ये पता लग गया कि करना कैसे है। यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें बता, अब उन्हें ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस, रिवीजन और साथ ही साथ मॉक टेस्ट पे देना चाहिए, क्योंकि लास्ट के 3 कंपोनेंट है और चौथा कंपोनेंट एनालाइज एंड इम्प्रूव। अगर आप इन कंपोनेंट पे इस साल वर्क कर लोगे ना बच्चों, तो आप इस साल टॉपर बन जाओगे, आप आसानी से 80+ मार्क्स ले आओगे। बस आपको ये 4 कंपोनेंट और इन 4 कंपोनेंट पे वर्क करने के लिए आपके पास पूरा साल पड़ा है, यानी दूसरों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ड्यूरेशन, राइट। तो इसका मतलब है कि आपको पे वर्कआउट करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए आइडिया दे चुका हूँ, क्या क्या चीजें पिक करना है, क्या नहीं पिक करना, राइट। आप ऐसे अपनी जर्नी को बनाए, ऐसे फॉलो करें, एंड डेफिनेटली यू आर एबल, आप आसानी से बच्चों टॉपर बन सकते हैं। कोई बड़ी चीज, जस्ट अ सिंपल प्लान, सिंपल थिंग, एंड सिंपल थिंग ऑलवेज वर्क, है ना। जो सिंपल होता है ना वही वर्क करता है, कॉम्प्लेक्स चीजें भाई कॉम्प्लेक्स ही रहती हैं, शायद ही लोगों को समझ। और आप अपनी जर्नी को कॉम्प्लेक्स खुद बनाते हैं, क्योंकि जब आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान ही नहीं करेंगे वो कॉम्प्लेक्स ही तो रहेगी। लास्ट में प्रेशर लेना, लास्ट में टेस्ट सीरीज छोड़ना, लास्ट में सिली मिस्टेक ज्यादा करना, है ना, घबराहट होना, डर आना, तो हो रहा है कि आपने अपनी प्लान सही नहीं रखा, राइट। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और इस सेशन से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा अपनी प्रिपरेशन जर्नी को सही करने का, और एक आइडिया मिलेगा कि कैसे हम प्लान करें, राइट। तो स्टे कनेक्टेड। मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी बता देता हूँ बच्चों, आप मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, कृष्णा यादव सर PW। आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को सर्च करें और मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं बच्चों। आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मोटिवेशन, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी गाइडेंस, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी कोई डाउट है, कोई सजेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, देन आई विल ऑलवेज बी देयर, है ना, मैं हमेशा आपके साथ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं बच्चों अलविदा कहूँगा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंड लेट्स मीट, बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों, एंड गुड डे।